आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स का असाइनमेंट नंबर 4, जो कि आपका दिसंबर माह का दिया गया है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को अपन अच्छे से आसानी से सरल शब्दों में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका पार्श्विक विस्थापन। तो आपको पार्श्विक विस्थापन का पहले तो डेफिनेशन लिखना है, यानी परिभाषा। तो कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन में आपको मिल जाएगा परिभाषा। मैं आपको बोलकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। साथ में आपको इसका व्यंजक भी ज्ञात करना था। तो देखिए, ये आपका व्यंजक हो जाएगा। व्यंजक के यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे और कुछ इस तरह से आपको व्यंजक को बनाते हुए अपन को जो पार्श्विक विस्थापन है उसका व्यंजक ज्ञात करना है। और आपको पता होना चाहिए कि पार्श्विक विस्थापन को डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इस व्यंजक को अपन बनाते जाएंगे। देखिए, यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं। ये जो है आपका डायग्राम हो गया पार्श्विक विस्थापन का। इसको आप देख लीजिए, आपको अच्छे से इसको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सभी बातों को आपको अच्छे से लिखना है, राइटिंग अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखिए, यहाँ से आपका ये पार्श्विक विस्थापन का आपका जो फार्मूला है, यानी जो व्यंजक हमें ज्ञात करना था, वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक और भी प्रश्न है। पहले ही क्वेश्चन में पूर्णांतिक परिवर्तन क्या है, इसका आपको परिभाषा लिखना है। तो ये रहा आपके स्क्रीन में इसका उत्तर। तो इसको भी आपको कॉपी में लिख लेना है। साथ में अपन को अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित करना था। उसी का ये दूसरा पार्ट है। तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में जो संबंध था उसको कुछ इस तरह से अपन शुरू करेंगे लिखना। तो इस तरह से अपन डायग्राम बना लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो इस तरह से अपन इसको बना लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका, उसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल पर बार बार विजिट करके देख सकते हैं। तो देखिए, आपका जो पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन का जो व्यंजक ज्ञात करना था अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में, तो आपको यहाँ तक आपको बनाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न 1 जो है कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है आपका कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसका आपको परिभाषा लिखना है। तो देखिए, ये इस तरह से आपका परिभाषा हो जाएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। वायु से पानी में जो है प्रकाश प्रवेश कर रहा है। ठीक है, साथ में देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। साथ में आपको ये संबंध स्थापित भी करना है, जहाँ पर n2/v माइनस n/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, इसकी उत्पत्ति करना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको आपको आराम से देख करके लिखना है ना। मैं पूरा क्वेश्चन को पढ़ नहीं सकता क्योंकि उससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आपका इस तरफ अपन शुरू करेंगे। साथ में देखिए, इस तरफ डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को आपको आसानी से अच्छे से पेंसिल से और सावधानीपूर्वक बनाना है। तो इस प्रकार से अपन इसका डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या लिखना है आपको। मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। इस तरह से आपको इसको लिखते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको लिखते जाना है। फिर ये वाला पेज आ जाता है आपका। देखिए, इक्वेशन नंबर 7 और 6 और 7 आ गया। फिर उसके ऊपर कुछ शर्तें लगा देंगे, आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा, 8 और 9 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, स्नेल का नियम का अपन उपयोग कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको पुस्तक में जो ना μ1 और μ2 की जगह पर n1 और n2 दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे कुछ इस तरह से आपको लिखते जाना है, इस तरह से। फिर आपको ये सब मिलते जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, चिन्ह पर पार्टी यूज करना है। PO बराबर -u, PC बराबर +r, PI बराबर भी बन जाएगा। उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको वही इक्वेशन मिल जाता है जो कि आपको पूरा व्यंजक ज्ञात करने के लिए प्रश्न में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपको कंप्लीट हो जाता है।
अब आपका आता है उत्तर क्रमांक 3। ठीक है, तो देखिए उत्तर क्रमांक जो 3 है आपका, उसमें पहला प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाना है आपको। तो चलिए पहले बताते हैं जनित्र क्या है। तो जनित्र या डायनामो एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, यानी कि जनरेटर है ये। अब देखिए इसका डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था, तो अपन एक डायग्राम बना देंगे। ये इसका देखो डायग्राम हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती धारा डायनामो का, ये डायग्राम हो गया जनरेटर का, ये आपका डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको अपन बता देंगे, जैसे कि इसमें जो NS है वो क्षेत्र चुंबक है, ABCD आर्मेचर है, B1 B2 कार्बन से बने हुए ब्रूस हैं, और S1 S2 जो है आपका फर्मी वाला है। साथ में आपको इस प्रश्न में जो आपका जनरेटर है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र भी स्थापित करना था। तो उसको स्थापित करने के लिए अपन कुछ इस प्रकार से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस लाइन को फॉलो करता है आपके असाइनमेंट में। फिर आप इसको जब आप इसको हल करेंगे तो आपको इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा। तो फाइनली आपको जो विद्युत वाहक बल है उसका जो इक्वेशन मिलेगा वो मिल जाएगा आपका E = E0 sin ओमेगा t। तो यहाँ तक आपको बना लेना है। ठीक है, अब देखिए इसी में मतलब प्रश्न क्रमांक जो 3 है ना, उसमें दूसरा भी प्रश्न है एक और, जिसमें आपको सुमेलित करना था। तो वहाँ पर अनुनादो फ्रीक्वेंसी अनुनादी जो आवृत्ति है उसका हो जाएगा 1/√LC, गुणवत्ता गुणांक का हो जाएगा ω0L/R, प्रतिवर्ती धारा का हो जाएगा I0 sin ओमेगा t, और प्रतिबाधा का सूत्र हो जाएगा R² + XL - XC का होल स्क्वायर √। तो इस तरह से आपका प्रश्न 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 है। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपको पूछा गया था कि ओजोन जो होता है आपका, ओजोन जो लेयर होता है जो आपका समताप मंडल में पाया जाता है, वो किस प्रकार से मानव जीवन का मदद कर सकता है। तो ये उत्तर आपको लिख लेना है। यहाँ पर आपको पूरे उत्तर अच्छे से स्पष्ट और आसान शब्दों में मिल जाएगा। यदि आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आपके एक लाइक से हमें इसी तरह के नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और साथ में एक शेयर कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ये जो आपका ओजोन लेयर वाला प्रश्न था वो वाला बन जाता है। उसके बाद एक आंकिक प्रश्न है, चौथे का दूसरा प्रश्न है, जिसमें तरंग बैंड अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 आवृत्ति दिया था, उसमें 10 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है और 15 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। तो उसके संगत तरंगदैर्ध्य और बैंड ज्ञात करना है। तो पहले का तरंगदैर्ध्य आ जाएगा आपका 30 मीटर और दूसरे का तरंगदैर्ध्य आ जाएगा आपका 20 मीटर। अब उसको उत्तर लिख देंगे अपन, अतः तरंगदैर्ध्य जो है 20 मीटर से 30 मीटर होगा। इतने रेंज में जो है तरंगदैर्ध्य वेरी करेगा। ठीक है, अब जो आपका प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें एक और क्वेश्चन भी था, 4 का तीसरा यानी सा, एक्स किरणों के 2 उपयोग लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिख जा रहा है उसके उपयोग, तो इसको आप लिख लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन उत्तर क्रमांक 5। इसमें पूछा गया है कि परिवर्तक दूरदर्शी क्या होता है। तो देखिए ऐसा दूरदर्शी जिसमें दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दर्पण एवं परिवर्तन के नियम का प्रयोग किया जाता है, परिवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। परिवर्तक जो दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में परलयवाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। परलयवाकार दर्पण में वर्ण विपतन एवं गोली विपतन नहीं होते। साथ में इसमें प्रश्न था कि इसके लाभ क्या है। तो देखिए परिवर्तक जो दूरदर्शी है उसका एक प्रकार का दूरदर्शी कैफेग्रेन दूरदर्शी होता है, तो उसका अपन डायग्राम बना दिए हैं। अब परिवर्ती दूरदर्शी के आपका लाभ लिख देंगे, तो ये 2 लाभ आपको लिख लेना है। ठीक है, साथ में देखिए जो 5वें का जो दूसरा क्वेश्चन और है, जिसमें पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार से ऊर्जा हानि होती है। तो ट्रांसफार्मर ऊर्जा हानि जो है बहुत प्रकार से होती है, लेकिन अपन को सिर्फ 2 ही बताना है। पहला है आपका ताम्रक्षय। तो ठीक है, तो ताम्रक्षय क्या होता है, देखिए ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियाँ होती है वो तांबे के तार से बनी होती है। अब तार से बना हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, तो तार में जब प्रतिरोध होगा तो जूल प्रभाव के सूत्र से उसमें क्या होगा, आपका ऊष्मा पैदा होगा। और ये जो ऊष्मा है ना, ये विद्युत ऊर्जा को क्या कर देगा, उसमें ऊर्जा में नष्ट कर देगा, व्यय कर देगा। दूसरा होता है लौह क्षय होता है। तो जो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। तो जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रतिवर्ती धारा देते हैं तो जो क्रोड है उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्रोड जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर से इसमें जो धारा है यानी विद्युत ऊर्जा है वो उसमें ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। तो इस प्रकार से आपका जो 5 क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको कम से कम 1 दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।